हे बडीज, वेलकम टू माई चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम नॉट द डीमन गॉड लैकी इसका चैप्टर नंबर 15 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक हमने इसके पिछले एपिसोड 14 में देखा था कि किस तरह से जिक्सू बुरी तरह जख्मी होती है और खून से उसके कपड़े भी लाल हो गए होते हैं। आंखें खुलने पर उसको पता चलता है कि कोई और लड़की जिक्सू को बेहोशी की हालत में उसकी देखभाल के लिए उसको अपने घर लेकर आ गई होती, और ये मदद करने वाली लड़की एक एल्फ थी जिसका नाम मिस डोरिस होता है, और ये दिखने में काफी खूबसूरत थी। डोरिस जब मार्केट से खाने पीने का सामान लेकर आ रही होती है तब जिक्सू उसको सड़क पर बेहोश गिरी हुई मिली थी। बेहोशी के साथ साथ जिक्सू काफी इंजर भी थी। जिक्सू को होश आने पर डोरिस उसकी भूख मिटाने के लिए उसको सूप बनाकर देती है, और एपिसोड के एंड में हमें डोरिस का कोई मिस्टीरियस सीक्रेट उसको सस्पेंस के साथ राइटर ने छोड़ दिया था। डोरिस का इस मिस्टीरियस रूम के साथ क्या कनेक्शन होता है और वो यहाँ किस मकसद से आई है, ये हमें जल्द पता चलेगा। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी आदमी को दिखाने से होती है जो अपने किसी बंदे को बोल रहा होता है, हमारे भेजे गए ट्रैकर से अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली क्या। तब वो घबराते हुए जवाब देता है, हाउंड बाकर जो एक हंटर था उनके लापता होने की कंफर्मेशन हो गई है। तब हमें पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हीलिक्स होता है। वो बोलता है वो कहाँ गायब हो गया और स्कारलेट कल्ट के लोगों ने क्या कहा। तब वो बेचारा फिर घबराते हुए कहता है स्कारलेट कल्ट के लोग इस हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे आगे वो और कुछ बोलता तभी उसके गले को हीलिक्स अपने हाथ से दबाने लगता है। हीलिक्स गुस्से में उसको बोलता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि कल्ट के लोग इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानते। वो स्कारलेट कल्ट के कमीने लोग, क्या वो ये नहीं समझते कि ये कितना सीरियस मैटर है। वो लड़का बताता है सबूत पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, जादुई फोरेंसिक भी ये पता नहीं लगा सकता कि क्या हो रहा है, और यही इस सब का मेन रीजन है। हीलिक्स उसकी बात सुनने पर बोलता है खैर जो भी हो तुम फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। और हीलिक्स उसको पीछे थका देते हुए कहता है मुझे परवाह नहीं कि इसमें हमारे कितने लोग मरेंगे, बस तुम उसे ढूंढो। हीलिक्स उस लड़के को कहता है चार्ल्स अब कैसा है, क्या उसकी हालत अब पहले से ठीक है। वो बताता है चार्ल्स अब जा गया है, युआन ने उसकी बॉडी को अच्छी कंडीशन में सेफ रखा है। स्कारलेट कल्ट के प्रीकेंट मर्फी ने उसे रिवाइव यानी दोबारा जिंदा किया है और उन यादों को हमारे अंदर डाल दिया जो हमारे काम में मददगार साबित होंगी। हीलिक्स सारी बातें बस आराम से सुन रहा होता है और अचानक से वो क्रीपी स्माइल हंसते हुए कहता है फाइनली कुछ तो गुड न्यूज सामने आई। वो चार्ल्स उस चूहे रयान से छोड़ी गई खुफिया इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो वाइल्ड का पसंदीदा रिसाइफिल है। शायद यही रीजन है कि युआन ने उस रयान कमीने को मार डाला, और मुझे हैरानी है जब उसका रिसाइफिल नरक से लौटता है और उसे मारना चाहता है तब वाइल्ड बचने के लिए क्या करता है। मुझे आशा है कि वो जरूर नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे उस स्पॉन ऑफ द मैजिकल मिरर को तोड़ने के लिए। इसके बाद सीन किसी दूसरे कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जो कि किसी बर्फीले इलाके में अपना मैजिकल स्टाफ लेकर खड़ा होता है। फिर क्लोज व्यू में हमें इसका चेहरा दिखाते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग होता है। फिर ये बंद जिस जगह पर आना चाहता था ये उस जगह के ठीक सामने खड़ा होता है, और इसके सामने एक बड़ा माउंटेन होता है जिस पर कोई डायनासोर की सिर जैसी गुफा बनी होती है। अपने सामने अपनी मंजिल को देख ये बोलता है फाइनली आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। वो थोड़ा नर्वस होते हुए अपने टीचर को बुलाने के लिए मैजिकल वर्ड्स बोलने लगता है The most ancient king of words, the Black Emperor, the Dragon Tongue, the last descendant of the Giants, Giant King Slater Augustus। मेरा नाम वाइल्ड है। और इसके साथ साथ उसका मैजिकल स्टाफ काफी ज्यादा पर्पल एनर्जी रिलीज करने लगता है और जोर से बोलता है प्लीज अपने इस रिसाइफिल को ग्रेट पावर्स प्रोवाइड करे और मेरे इस महान काम की गवाही दे। तभी वाइल्ड को उसके मास्टर की आवाज सुनाई देती है। अपने मास्टर की आवाज सुनकर वो भी थोड़ा घबरा जाता है। उसका मास्टर वाइल्ड को बोलता है मेरे स्टूडेंट तुम्हें जादू की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ब्लैक मैजिशियंस का लिविंग फॉसिल कहा जाता है, लेकिन अभी भी मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में नहीं बदली है। वाइल्ड एक बड़ी खाई के सामने खड़ा होता है जिसमें से बहुत ज्यादा पर्पल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और आवाज भी इसी खाई में से आ रही होती है, और अगले ही सेकंड उस खाई के अंदर से बाहर ऊपर की तरफ काफी तगड़ा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, और तभी अचानक से एक काफी बड़ा जंजीरों से बंधा हाथ बाहर रखे डायनासोर के स्कल को बुरी तरह से दबा देता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस खाई में से वाइल्ड का मास्टर ऑगस्टस बाहर आता है जो कि दिखने में काफी से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। जो हमारे चैनल पर इस सीरीज को शुरू से देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि ये ऑगस्टस एक बार एपिसोड की शुरुआत में दिखा दिया गया था, और वाइल्ड कौन है ये भी हमारे साथ जुड़े सब्सक्राइबर्स को मालूम होगा।
ऑगस्टस बाहर आकर अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा होता है और साथ में वाइल्ड को बोलता है, मुझे यहाँ पड़े पड़े अरसे से भी ज्यादा हो गया है। ऑगस्टस का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वाइल्ड को भी वहां खड़ा रहने में दिक्कत हो रही होती है। ऑगस्टस वाइल्ड को देखकर उसको कहता है, वाइल्ड मेरे स्टूडेंट, आखिर इतने लंबे वक्त के बाद तुम मुझसे मिलने आ ही गए। और ऑगस्टस घूर कर वाइल्ड को देखता हुआ कहता है, तो फिर इतने लंबे वक्त के बाद तुम आज यहाँ क्या लेकर आए हो? वाइल्ड मुस्कुराकर ऑगस्टस को कहता है, आपने मुझे जो काम करने के लिए दिया था वो काम मैंने पूरा कर लिया है और रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। तभी वाइल्ड एक स्पेल में से अपना गार्गोइल स्टैचू बाहर निकालता है। ऑगस्टस उस स्टैचू को देखकर अपनी एक बड़ी उंगली उसके पास लेकर आता है और उसको बड़ी फॉर्मेशन की मदद से चेक करने लगता है। वाइल्ड का बनाया स्टैचू जैसे ही ऑगस्टस देखता है, उसको एक झटका लगता है और मन में कहता है, आखिरकार इसने कर लिया। फिर ऑगस्टस एकदम फॉर्म में आकर उसके सामने अपना हाथ लेकर आता है और वाइल्ड की तरफ अपना ऑरा रिलीज करता है, जैसे कि मानो ऑगस्टस यहाँ पर वाइल्ड को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा हो। ऑगस्टस वाइल्ड को कहता है, मेरे स्टूडेंट, तुम्हारा बनाया गार्गल लगभग ठीक है। मेरा दिया गया टेस्ट पास करने पर अब से तुम ग्रेजुएट माने जाओगे। और वाइल्ड भी अपने टीचर की बात सीना चौड़ा करके सुन रहा होता है। टेस्ट पास करने की बात समझकर वाइल्ड मुस्कुराता है और हंसकर ऑगस्टस को कहता है, तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? ऑगस्टस कहता है, हाँ बच्चे, तुम ठीक समझे, अब से तुम इंडिपेंडेंट ब्लैक मैजिशियन हो। वाइल्ड ऑगस्टस के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसको रिस्पेक्ट शो करता है और अपना स्टाफ टाइट होल्ड करके कहता है, आपकी मुझे सभी दी गई टीचिंग के लिए शुक्रिया। एक ब्लैक मैजिशियन के रूप में आपके बताए रास्ते पर चलना मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात है। ऑगस्टस जाने से पहले वाइल्ड को एक लाइन बोलता है, अपनी डेस्टिनी तुम कभी मत भूलना और हर कदम कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले और तुम ही मेरे आखिरी स्टूडेंट हो। और ये बोलकर ऑगस्टस वहां से गायब हो जाता है और वाइल्ड वही खड़ा रहकर अपने टीचर की बताई बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सीन किसी पर्सन पर शिफ्ट होता है जो डोर खोल रहा होता है। डोर खोलने पर हमने सामने की ओर वाइल्ड दिखाया जाता है और उसके साथ इस जगह का ऑनर होता है और उन दोनों के सामने इस कमरे के अंधेरे कोने में एक बच्चा बैठा होता है। वो बंदा वाइल्ड को बोलता है, इस जगह पर सिर्फ अनाथ बच्चे रहते हैं। मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा प्रेशियस पर्सन यहाँ किसी बच्चे को गोद लेने के लिए आएगा। ब्लैक स्केल्ड वाइल्ड, जो इसका पुराना नाम भूल गया है, मैं याद दिला दूं, हम लोग इसे ओल्ड वाइल्ड यानी बूढ़ा वाइल्ड कहते थे और ये ओल्ड वाइल्ड का पास्ट है जिसमें ये यंग होता है और ये सारी इसकी पास की स्टोरी है। ओल्ड वाइल्ड की नजर सीधा उसी अंधेरे कोने में बैठे बच्चे पर पड़ती है। वाइल्ड उसकी तरफ इशारा करके ऑनर से पूछता है, आखिर वहां पर बैठे उस बच्चे का क्या नाम है? ऑनर वाइल्ड को बताता है, उसे यहाँ पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसका अभी तक कोई नाम भी नहीं है। फिर वाइल्ड उस बच्चे के पास आता है और वाइल्ड के पास आ जाने पर बच्चा उसको देखने लगता है। वाइल्ड उसको हेलो कहता है और उसको अपना नाम वाइल्ड बताता है और कहता है, मैं एक ब्लैक मैजिशियन हूं, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, यही रहो और मर जाओ या मेरे साथ आओ। वाइल्ड के पास बोलने से वो बच्चा उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ाता है। बच्चे को ऐसा करता देख वाइल्ड थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा रोने लग जाता है और वाइल्ड को बोलता है, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। वाइल्ड भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस बच्चे को अपने गले के साथ लगा लेता है और ऑनर को बोलता है, अब ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। वाइल्ड उसको अपनी गोद में उठाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब से तुम मेरे रिसाइफल हो, अब तुम्हें किसी भी वक्त मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस खुद पर गर्व महसूस करो। अगर अभी भी तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो अब से तुम्हारा नाम चार्ल्स है। जब उस बच्चे को पता चलता है कि अब वो इस जगह पर नहीं रहेगा और उसको एक नए मास्टर के साथ एक नया नाम भी मिल गया होता है, जिससे वो खुश हो जाता है और वाइल्ड को मास्टर कहकर बुलाता है। आगे वाइल्ड सोचता है, तब मुझे आधिकारिक तौर पर मेरा पहला रिसाइफल चार्ल्स मिला, क्योंकि काले जादूगर लैंग्वेज के जरिए से अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता आमतौर पर परिवारों से भी अधिक इम्पोर्टेंट होता है। बाद में मैंने युआन नाम के लड़के को भी अपना रिसाइफल बनाया। मेरी विरासत और शक्ति के साथ उनकी रक्षा करना कोई मुद्दा नहीं था। उस समय मैंने सचमुच यही सोचा था। तब बोल्ड वाइल्ड को दिखाते हैं, जो कि अपने सामने किसी चीज को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। ओल्ड वाइल्ड देखता है, उसके सामने कोई पर्सन टुकड़ों में कटकर मरा पड़ा होता है और ओल्ड वाइल्ड ये मंजर देखता ही रह जाता है। ओल्ड वाइल्ड अपने किसी नजदीकी और पसंदीदा पर्सन को खोकर बहुत दुखी होकर खून के आंसू रोने लग जाता है। और आगे ओल्ड वाइल्ड किसी बड़े स्नेक के साथ फाइट लड़ रहा होता है। ओल्ड वाइल्ड कहता है, बहुत देर हो चुकी है,
हालांकि बाद में मैंने चार्ल्स को मारने वाले काले जादूगर से बदला लिया, लेकिन मुझे चार्ल्स का शरीर और आत्मा कभी नहीं मिली उनके बिना। भले ही मैं ऑगस्टस को रिवाइव करने के लिए उसे ढूंढना चाहूं, ये नाकाम कोशिश होगी। और ओल्ड वाइल्ड जोरदार चिक मारते हुए कहता है, मैंने अपने चार्ल्स को हमेशा के लिए खो दिया है। ये हमेशा के लिए मेरा पाप रहेगा जो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और ओल्ड वाइल्ड तेजी से अपनी सांसें हाँफने लगता है और वो कहता है, क्या मैं अभी तक पास में बीती बातों का सपना देख रहा था? और ओल्ड वाइल्ड परेशानी में माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है, क्या मेरी डेस्टिनी यानी भाग्य ने अपना चुनाव कर लिया है? शायद मेरे टीचर ऑगस्टस ने इसे बहुत पहले देख लिया था कि मैं मिस्टर लिन का दिया रास्ता अपनाऊंगा और उन्हें गारगोयल गिफ्ट में दूंगा। मैंने अभी अपना काम पूरा किया है और मेरे टीचर मुझसे बहुत सेटिस्फाइड है। आगे ओल्ड वाइल्ड कहता है, अब मुझे समझ आया कि उसका वास्तव में क्या मतलब था। अगर मुझमें अपने टीचर ऑगस्टस की आधी भी बुद्धि होती तो मैं अपने स्टूडेंट की मौत का रीजन नहीं बनता। शायद चार्ल्स मरा नहीं है, वो स्वप्नलोक की दरारों से बच निकला है। पता नहीं क्यों पर मुझे अंदर से ऐसा ही लग रहा है। आगे ओल्ड वाइल्ड कहता है, अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, मैं अभी भी पास में ही डूबा हुआ हूं। क्या मैं सचमुच किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हूं? सच में मुझे खुद पर लानत है। फिर ओल्ड वाइल्ड सब कुछ भूलकर अपने काम में फिर से लग जाता है। काम करते वक्त तभी बाहर उसके डोर को कोई नॉक करता है। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनकर ओल्ड वाइल्ड पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, आखिर वहां कौन है? ओल्ड वाइल्ड सोचता है, ये नोकिन सिटी में मेरी सबसे सेफ छुपने की जगह है। इसे कभी किसी ने नहीं खोजा है। यहां सिर्फ दो लोग आए हैं, मैं और दूसरा चार्ल्स। तभी बाहर खड़ा लड़का बोलता है, टीचर ये मैं ही हूं, मैं वापस आ गया हूं, मैं चार्ल्स हूं, क्या आप वहां अंदर हो? बाहर से ये बात सुनकर ओल्ड वाइल्ड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता है। आगे चार्ल्स कहता है, आपको पता होना चाहिए वो ब्लैक मैजिशियन फ्रेड आपसे बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं मरा नहीं। उसने मुझे सपनों की दुनिया की एक दरार में फेंक दिया, लेकिन वो ज्यादा गहरी नहीं थी जिसकी वजह से मैं बच निकला। और इधर ओल्ड वाइल्ड की चेयर भी नीचे गिर गई होती है। क्या आप वहां अंदर नहीं हो? यहां आपका इंतजार कर रहा हूं मास्टर। ये बिल्कुल उस अनाथालय जैसा है। आप जैसे मुझे पहले लेने आए थे, आज फिर से वैसे वापस लेने आ जाओ। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद करो और प्लीज मुझे अपने साथ अंदर ले चलो। और अब ओल्ड वाइल्ड भी दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही ओल्ड वाइल्ड दरवाजा खोलता है तभी उसके ठीक सामने चार्ल्स बेहोशी में नीचे जमीन पर बाहर बारिश में गिरा होता है। ओल्ड वाइल्ड के सामने अब ठीक चार्ल्स होता है और ओल्ड वाइल्ड को इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। जब वाइल्ड उसके पास जाकर चार्ल्स के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके बाल हटाता है, तब वो चार्ल्स ही होता है। चार्ल्स को एक बार फिर से अपने सामने सही सलामत देख ओल्ड वाइल्ड को एक बार फिर से चैन की सांस मिलती है। इसके बाद सीन किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने दांतों को देख रहा होता है। ये दांतों को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना लिंजिए होता है, जो दांतों को देख सोचता है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मेरी शक्ल में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, पर मेरा नेचर ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर जैसा होता जा रहा है। आगे लिन कहता है, अगर मैं प्रीस का रोब यानी चोगा पहनूं तो लोग वहीं पर अपना अपराध एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सब अचानक से 8 नए दांत मिलने पर डिपेंड करता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के 32 चिन्हों के बारे में एक कहावत है, उनमें से एक के पास 40 दांत है। सुंदर और सुंदर दांत बुद्ध के प्यार से बोलने और दूसरों के प्रति उनका पिता जैसा दयालु बिहेवियर यार का प्रतीक है। इस तरह 40 दांत होना एक परफेक्ट मैन को शो करवाता है। लिन आगे सोचता है, जब मैं अलग अलग लोककथाएं कलेक्ट कर रहा था तब मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन मैं तो बस एक नॉर्मल बुक स्टोर का मालिक हूं और इसी वजह से मैं एक परफेक्ट मैन कैसे हो सकता हूं? लिन अपने टेबल पर बैठकर चाय की केतली से चाय डालने लगता है और सोचता है, जब वो वापस आएगा तो मैं इंकी से पूछूंगा। लिन अभी ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। लिन उठकर दरवाजा खोलने जाता है और कहता है, अजीब बात है, मैंने अभी तक दुकान नहीं खोली है और मौसम अभी भी बहुत खराब है। इस गरीब की दुकान पर इतनी सुबह कौन आएगा? जैसे ही लिन बाहर आकर डोर खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो लिन के ठीक सामने ओल्ड वाइल्ड खड़ा होता है, जो कि बारिश में भीगा होता है। ओल्ड वाइल्ड अपनी हैट खोलकर लिन को ग्रीटिंग शो करवाते हुए कहता है, आपको परेशान करने के लिए माफ करें मिस्टर लिन। लिन वाइल्ड को इस वक्त दुकान पर आता देख घबराकर उसको कहता है, क्या आपको कोई जरूरी काम है? आप इतनी जल्दी आ गए? अगर मैं अभी भी सपना देख रहा होता तो आप बाहर ठंड से कांप रहे होते। आपकी उम्र में हादसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अगली बार आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। लिन हैरानी से मन में सोचता है, अजीब बात है, क्या ओल्ड वाइल्ड मुझसे अक्सर मिलने नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं इनकी रिसर्च के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसका सल्यूशन ये यहां पर लेने आए हैं।
आमतौर पर उसे अपनी रिसर्च पर फोकस करना चाहिए और क्या पता जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट हुआ हो? लिन आगे ओल्ड वाइल्ड से कहता है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, यहाँ आना आसान नहीं है। आप थोड़ी गर्म चाय पियो और खुद को गरमा लो। लिन की ऐसी बात सुन ओल्ड वाइल्ड उसका शुक्रिया करता है। लिन मुस्कुराकर कहता है, लगता है ओल्ड वाइल्ड किताबें उधार लेने नहीं आया है, क्यों मैं उससे बात करके अपनी दोस्ती के रिलेशन को आगे बढ़ाओ। चलो फिर एक छोटी कहानी से शुरुआत करें। फिर लिन बोलता है, ओल्ड वाइल्ड क्या आपने एक आदमी और सांप की कहानी सुनी है? और ओल्ड वाइल्ड उसको नामे जवाब देता है। लिन बताता है, ये कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल के साथ साथ क्लासिक भी है। तब लिन कहानी शुरू करते हुए बोलता है, ठंडी सर्दियों के दौरान एक सांप सड़क के किनारे जम गया था और उसकी कंडीशन ठीक मरने वाली हो गई थी। तभी वहां से गुजर रहे एक किसान को वो जमा हुआ सांप मिला। और इस स्टोरी में दोस्तों हमें कोई और नहीं बल्कि ओल्ड वाइल्ड और सांप को खुद दिखाया गया है। इंसानियत के नाते उसने सांप को अपनी छाती से लगाकर उसे ठीक करने के लिए गर्मी दी। उस आदमी के दिल की गर्मी का फायदा उठाकर सांप धीरे धीरे जाग उठा। जब ये पूरी तरह से ठीक हो गया तो सबसे पहले ये उस आदमी की छाती को धीरे धीरे से काट रहा था, जिसकी वजह से इसके तुरंत बाद उस आदमी की मौत हो गई। और इस तरह से उस आदमी की मौत के साथ ये दुखी कहानी भी खत्म हो जाती है। इस कहानी में ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ये बस एक छोटी सी सिंपल कहानी है। ओल्ड वाइल्ड को कहानी सुनाने के बाद लिन वाइल्ड से पूछता है, ओल्ड वाइल्ड आपकी नज़रों में इस कहानी में गलती किसकी है, आदमी की या सांप की? ये कहानी कोई फेयरनेस के बारे में नहीं है। आदमी ने अपनी दयालुता दिखाई और फिर भी लास्ट में उसकी मौत हो गई। जब वो मरेगा तो क्या वो अपनी नासमझी और कोमलता को दोष देगा या सांप की क्रुएल्टी को दोष दे? लिन की इस सुनाई कहानी पर ओल्ड वाइल्ड को एक जोर का झटका लगता है और वो पूरा हका बका रह जाता है। वो चाय का कप टेबल पर जोर से मारता है और उसका सारा शरीर कांपना शुरू कर देता है और सोचता है, सचमुच मिस्टर लिन, वो पहले से ही जानता था ये कहानी ये मेरे लिए एक चेतावनी है। लिन वाइल्ड को यह बस सिंपल स्टोरी बता रहा होता है, लेकिन ओल्ड वाइल्ड यहाँ लिन की कहानी सुनकर गलतफहमी का एक और बार शिकार हो जाता है और घबराना शुरू कर देता है। ओल्ड वाइल्ड कांपती आवाज में कहता है, इसमें आदमी की कोई गलती नहीं थी, उसने तो बस अपनी दयालुता के कारण ऐसा किया था। लेकिन सांप भी गलत नहीं था, उसने तो बस अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो किया जो उसे करना चाहिए था। लिन कहता है, ये कोई बुरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ये ओपिनियन थोड़ा सेंसिबल और नेचुरल है, लेकिन फिर भी एट द एंड ये कहानी देखने के नजरिए पर डिपेंड करती है। आपको खुद को किसी की जगह पर रखकर इमेजिन करना चाहिए। आप एक बार उस सांप से उसी आदमी की जगह स्विच करके क्यों नहीं देखते? और आप खुद मान के चलिए, अगर उस आदमी की जगह आप खुद होते तो आप क्या करते? और लिन उसको डेवल हंसते हुए क्वेश्चन पूछ रहा होता है। लिन का ये एक और नया जवाब सुनकर ओल्ड वाइल्ड को बुरा झटका लगता है। फिर ओल्ड वाइल्ड अपने दूसरे हाथ से खुद का बाजू टाइट होल्ड करके खुद को संभालता है। ओल्ड वाइल्ड कहता है, शायद इसके पीछे की वजह अफसोस है, क्योंकि अगर वो आदमी उस सांप की मदद ना करता तो शायद उसे इस बात का अफसोस रहता। फिर लिन बताता है, आपका कहना है उसका सबसे बड़ा अफसोस शायद से सांप के कैरेक्टर को जल्दी नहीं समझा जा सकेगा और क्यों उस आदमी में ऐसी नीडलेस ब्लाइंड काइंडनेस थी जिसकी उस सांप को जरूरत ही नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं, दूसरों पर आसानी से भरोसा मत करो, खुद को बेवकूफ मत बनाओ और बिल्कुल भी नरम मत बनो। अगर उसके पास दिल नहीं है, वो आपकी काइंडनेस यानी दयालुता से कभी क्यों प्रभावित होगा? उसकी मुस्कुराहट कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी खुद की सेफ्टी कम करने की खुशी है। और ओल्ड वाइल्ड इसे बड़ी गौर से सुन भी रहा होता है। ओल्ड वाइल्ड मन में सोचता है, अगर किसी के पास दिल नहीं है तो क्या वो फिर भी जिंदा रह सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो चार्ल्स जिससे मैं पहली बार मिला था उसके पास दिल था, लेकिन बाद में जिस चार्ल्स से मिला उसके पास ये दिल शायद नहीं है। लिन चाय पीते पीते खतरनाक तरीके से वाइल्ड से पूछता है, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओल्ड वाइल्ड लिन को यस में आंसर देता है और बोलता है, मैं आपकी समझाई कहानी और बातें दोनों अच्छी तरह से समझ गया हूं। लिन भी कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे आराम से समझ गए, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़े। फिर लिन मन में सोचता है, अब पहले से ज्यादा सुकून भरा लग रहा है। लगता है छोटी कहानी को शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल करना काफी अच्छा रहा अब, क्योंकि ये एक दिल से दिल की बातचीत है। मुझे ये पता लगाना चाहिए कि ओल्ड वाइल्ड किस तरह की परेशानी का सामना कर रहा है। उसके जैसे लंबे से खाली नेस्टर वाले के लिए नॉर्मल जिंदगी के दिन होने की वजह से उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। और ये मामला इतना पेचीदा है कि वो अचानक बातचीत के लिए यहाँ आ गया। सभी खाली नेस्टर वालों को सिर्फ एक ही बड़ी प्रॉब्लम परेशान करती है, और वो है रिलेटिव्स। जहां तक मुझे पता है, ओल्ड वाइल्ड का कोई परिवार नहीं है सिवाय उसके 2 अडॉप्टेड बेटों को छोड़ के, जो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। लिन आगे वाइल्ड को कहता है,
ठीक है, अभी भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ चार्ल्स के बारे में। बूढ़ा वाइल्ड कहता है, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं मिस्टर लिन, क्योंकि वो वापस आ गया है। लिन सीरियस होकर बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, मैं उस सिचुएशन में मैं पूरी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। फिर लिन कहता है, ये बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। जो चार्ल्स वापस लौटा है वो शायद अब आपके अपनी यादों में कुछ नहीं समझता है, क्योंकि जो लोग अचानक लौट आते हैं और अपने परिवार को धोखा देने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, वो आमतौर पर किसी बेनिफिट के लिए ही आए होते हैं। वो बस आपसे कुछ प्रोमिसेस और बेनिफिट्स पाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपकी अच्छी यादों से जुड़ा एक रिश्तेदार है। लेकिन क्या सचमुच ये वही चार्ल्स वापस आया है जिसे आप सबसे पहले पहली बार मिले थे? मुझे पता है कि ये थोड़ा क्रूएल मेथड है, लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या आप सचमुच वही कहानी वाला आदमी बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स एक ठंडे दिल वाले जहरीले सांप को देना चाहते हैं? लिन की सभी बातें सुन ओल्ड वाइल्ड कंफ्यूज और गुस्सा दोनों हो रहा होता है, लेकिन अब उसे किसी फैसले पर उतरना था। तब ओल्ड वाइल्ड सोचता है, शायद चार्ल्स सही था, क्योंकि ये सब मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। और वो सोचता है कि उसका स्टूडेंट चार्ल्स उसको किस तरह से मास्टर मास्टर कहता था और उसका रिसाइफल उसको कितना प्यार करता था। ओल्ड वाइडल अपना पास सोच रहा होता है, जहां पर उसका रिसाइफल खुश होता हुआ उछल उछल कर वाइल्ड के पास आकर कहता है, मैंने सुना था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहां आ गया। क्या आपके पास कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? लेकिन उसकी ऐसी हरकतें देख ओल्ड वाइल्ड उसके माथे पर हल्की उंगली मारकर उसको दूर कर देता है। ओल्ड वाइल्ड कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मेरी रिसर्च में आने से पहले तुम्हें एक बार दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें बार बार याद दिलाता रहा हूं, तुम्हें एक ब्लैक मैजिशियन की तरह बनने की जरूरत है। और फिर ओल्ड वाइल्ड चार्ल्स पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुमको मुझे पूरी रिस्पेक्ट के साथ टीचर बुलाना चाहिए। लेकिन चार्ल्स फिर से फनी अंदाज में ठीक है गुरुजी कहकर आंसर देता है। वाइल्ड कहता है, खैर इसे अभी भूल जाओ, मैं इस मामले को अभी के लिए छोड़ता हूं। वो दूसरा बच्चा युआन बाहर गया है, मुझे रिसर्च में तुम्हारी फिलहाल मदद चाहिए। और चार्ल्स उसे ओके मास्टर कहता है। ओल्ड वाइल्ड प्रेजेंट में कहता है, अब जब मैं पीछे मुड़कर पुरानी बातों को सोचता हूं तो ये एक बहुत ही सुंदर पल लगता है। जब भी मैं ये सब याद करता हूं मैं खुद को इसमें खो देता हूं। मैं शायद ये भी नहीं पहचान पाता कि क्या सच है और क्या नहीं। इतना कि मैं अभी भी उस नकली रियूनियन में फंसा हुआ हूं। हालांकि मुझे पहले से ही सच्चाई पता थी। अपने स्टूडेंट के लिए तड़प के कारण मैंने ज्यादा मूर्ख बनना चुना, उसके साथ प्रेजेंट को फिर से जीने की उम्मीद में। अगर मिस्टर लिन ने मुझे कड़ी चेतावनी न दी होती तो शायद मैं अभी भी अपने इस खुद के बेवकूफ जाल में फंसा होता। अब यादों को ताजा करने का समय खत्म हो गया है। जिसे मरना है उसे मरना ही होगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट की इंसल्ट करने के लिए उसकी मरी बॉडी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे वो सभी मेरे हाथों मर जाएंगे। फिर ओल्ड वाइल्ड उदास मन से कहता है, मुझे पहले से ही सब पता था, मैं बस उसके साथ थोड़ी देर और रहना चाहता था। भले ही मैं खुद से झूठ बोल रहा था, लेकिन कुछ सपने ऐसे हैं जिनसे आपको जागना जरूरी है। वो अब मेरा प्यारा चार्ल्स नहीं है, क्योंकि कोई उसकी डेड बॉडी को अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें मेरे बेचारे स्टूडेंट की भी कोई गलती नहीं है। ओल्ड वाइल्ड अब लिन के सामने से उठता हुआ कहता है, आपका थैंक्स मिस्टर लिन, ये दूसरी बार है जब आपने मुझे जरूरी सलाह दी है। मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। फिर लिन कहता है, जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी बुद्धि से ओल्ड वाइल्ड, मुझे यकीन है कि आप इसे खुद बेहतर ढंग से संभाल लेंगे। मुझे पता है कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आखिरकार वो आपका बच्चा जो है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको और भी ज्यादा पछतावा होगा। फिर लिन मन में सोचता है, सच का सामना करना दुख भरा हो सकता है, लेकिन उन धोखेबाजों का पर्दाफाश करना जरूरी है जो बुजुर्गों को ठगकर उनके पैसे ऐंठते हैं। ओल्ड वाइल्ड और सोसाइटी के लिए यह एक बड़ी बात होगी। लिन तो दोस्तों इसे नॉर्मल बात समझ के वाइल्ड को सलाह दे रहा होता है, लेकिन लिन बेचारा इससे अनजान, उसे क्या पता है कि सारी कहानी और बेटे की बातें ओल्ड वाइल्ड की असल जिंदगी में सच्ची में उसके साथ जुड़ी है। फिर ओल्ड वाइल्ड कहता है, तुम सही हो, मैं मूर्ख था और मैं इसे अब जल्द से जल्द सुलझा लूंगा। चिंता मत करिए मिस्टर लिन, उसे दूसरा मौका नहीं दूंगा। और ओल्ड वाइल्ड वहां से उठकर बाहर अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सीन चार्ल्स ओल्ड वाइल्ड के स्टूडेंट का दिखाया जाता है, जहां पर उस बेचारे की डेड बॉडी को कोई जिंदा करके अपने मतलब के लिए यूज कर रहा होता है। ये मतलबी लोग हीलिक्स या फिर उसके कल के लोग हो सकते हैं। चार्ल्स डेविल स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मिशन इस समय ठीक से चल रहा है। मैंने बिना किसी प्रॉब्लम के वाइल्ड का विश्वास जीत लिया है। जल्द ही वो मुझे बाकी के मैजिकल स्पेल्स भी सिखा देगा, और मैं ये सारे मैजिकल स्पेल्स अपनी मैडम मर्फी और स्कारलेट कल्ट के लिए सीखूंगा। अब दोस्तों यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि इसकी बॉडी को कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट कल्ट के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी चार्ल्स को किसी के आने की आहट आती है।
और वो अलर्ट होकर कहता है, वाइल्ड वापस आ गया है, जल्दी से कॉल कट करो। चार्ल्स बाहर दरवाजे के पास आकर कहता है, टीचर तो आप वापस आ गए। वाइल्ड भी झूठी हंसी हंसते हुए रिएक्ट करता है, जैसे कि उसे चार्ल्स की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। वो कहता है, चार्ल्स जाओ और मेरा सैक्रिफाइस करने वाला चाकू लेकर आओ, तुम्हें पता है कि ये कहाँ रखा हुआ है। चार्ल्स पीछे मुड़कर थोड़ा घबराते हुए कहता है, मास्टर क्या आप इस नाइफ से अपने मैजिकल स्पेल्स टेस्ट करना चाहते हैं? वाइल्ड कहता है, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल है जिसकी रिसर्च जरूरी है, मैं खुद भी कुछ तैयारी करूंगा, अभी जाओ, मुझे बाद में भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। चार्ल्स जाते हुए कहता है, ठीक है टीचर, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पीछे ओल्ड वाइल्ड स्केरी फॉर्म में खड़ा होता है, जैसे पक्का कोई कांड होने वाला है। चार्ल्स बहुत खुश होता हुआ ओल्ड वाइल्ड का बॉक्स खोलता है जिसमें सैक्रिफाइस नाइफ रखा होता है। जब चार्ल्स ओल्ड वाइल्ड के हाथ में चाकू पकड़ाता है तब वो मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि वाइल्ड अपने इमोर्टेंट स्पेल्स मुझे देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मिशन पूरा कर लूंगा और इस बेवकूफ बूढ़े को कोई शक भी नहीं होगा कि मैं स्कारलेट कल का भेजा स्पाई हूं। ओल्ड वाइल्ड उस नाइफ को अपने हाथों में लेकर उसे पागलों की तरह देख रहा होता है, जैसे कि नाइफ के साथ कुछ करने वाला हो। और अगले ही सेकंड हमें शैडो में दिखाते ओल्ड वाइल्ड उस सैक्रिफाइस नाइफ को चार्ल्स के सिर में धंसा देता है। फिर चार्ल्स को दिखाते हैं जिसके माथे के बीचों बीच वो चाकू लगा होता है और सारा मुंह खून से भीग जाता है। और अटैक खाने के बाद चार्ल्स नीचे गिरने लगता है। ओल्ड वाइल्ड अपना फर्ज निभाकर चार्ल्स को मुक्ति दे देता है और कहता है, शांति से आराम करो मेरे बच्चे, मौत अपने साथ एक अलग तरह की शांति लेकर आती है। चार्ल्स को मारने के बाद ओल्ड वाइल्ड उसके सामने आराम से खड़ा होता है और चार्ल्स ओल्ड वाइल्ड के हाथों मुक्ति लेकर नीचे लेटा होता है। जब वाइल्ड चार्ल्स को मारकर अपना सैक्रिफाइस नाइफ देखता है तो उसे मालूम चल जाता है कि इस सब के पीछे कौन है। और ओल्ड वाइल्ड आखिर में कहता है, कॉफिन ऑफ एटर्नल स्लंबर, तो इस सब के पीछे तुम थे मर्फी। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड नंबर 15 डीमन गॉड लैकी का खत्म हो जाता है। इतने लंबे वक्त बाद आपको इस सीरीज का चैप्टर देखने में कैसा लगा और कितना मजा आया कमेंट में बताना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।